नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण आर्थिकी के बारे में। जी हां दोस्तों, संपूर्ण आर्थिकी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ एक इस क्लास में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिएगा दोस्तों कि कम से कम आपके परीक्षा में इससे 7 से 8 प्रश्न आपके मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लिंक को कॉपी करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बजट से, फिर हम लोग केंद्रीय बजट करेंगे और फिर हम लोग कृषि और खनिज उत्पादन डाटा करेंगे। और प्रमुख योजनाएं आपकी जो बजट की हैं वही योजनाएं आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस वर्ष 2024-25 के बजट में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, यह एक अंतरिम बजट था, इसीलिए 2023-24 के बजट से ही आपकी परीक्षा में आरओ में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान। तो 22 फरवरी 2023 को यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया, याद रखिएगा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। तो 6.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सधा हुआ कदम। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने का बजट है, तो 6.9 लाख करोड़ रुपए का। तो कभी कभी ये भी आ जाता है, याद रखिएगा। और लक्ष्य क्या है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना उत्तर प्रदेश की, ये लक्ष्य है दोस्तों। तो ये आप सब दोस्तों को पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं दोस्तों, मुख्य प्रावधान जो है केवल वही हमें करने होते हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें आपको नीड नहीं होती करने की, जितना अगर आपने कर लिया ईमानदारी से तो काम आपका हो जाता है। ठीक, 720 पिक्सल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जिनको क्लियर ना दिखे। ठीक है, चलिए, तो देखिए पहला पॉइंट है त्वरित सर्वसमावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमान 6,90,242 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। क्लियर दोस्तों? तो 6,90,242 करोड़, ये याद रखिएगा। और अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का और अमृतकाल का पहला बजट है। तो अमृतकाल क्या है दोस्तों, तो आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए उससे लेकर आजादी के 100 वर्ष का जो समय है, इसके बीच का जो समय है 2022 से लेकर 25 जोड़ दीजिए, 2047 तक का जो समय है वो क्या है, अमृतकाल का समय। ठीक है दोस्तों, 2022 से लेकर 2047 तक का जो समय है ये अमृतकाल का समय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और हम लोगों ने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75 वर्ष पूरे हुए थे। और 2047 तक दोस्तों इस वर्ष के बजट में ये घोषणा की गई है कि सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत हमें बनाना है। ठीक है, चलिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, विकसित भारत का लक्ष्य क्या है, तो इस बजट में डिक्लेयर किया गया है 2047, याद रखिएगा। तो बजट में 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बजट की घोषणाएं क्या है। तो देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना है दोस्तों, तो 8% का योगदान है। और उत्तर प्रदेश का योगदान दोस्तों देश के जीडीपी में सेकंड नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार भी है। ठीक है, वर्ष 2021 में 21-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक है दोस्तों। तो जीडीपी क्या है दोस्तों, जीएसडीपी क्या है, जीएसडीपी दोस्तों यूपी की है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये है दोस्तों आपका 6.8%, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, 23-24 के लिए 19% की जीडीपी अनुमानित है। कितना परसेंट, तो जीडीपी दोस्तों जो 23-24 की है ये मान के चलिए 19% की अनुमानित है। ठीक, बेरोजगारी दर पहले 14.4% थी और यह घटकर 4.2% हो गई है। ठीक, लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट मिशन अवार्ड कॉन्टेस्ट में और पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। अब आप समझिए, इतनी स्कीम में दोस्तों भारत सरकार की यूपी जो है वो नंबर 1 पर आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं, पीएम आवास योजना ग्रामीण शहरी दोनों, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। और डीबीटी के मामले में पैसा भेजने में यूपी नंबर 1 पर है, याद रखिएगा, अचीवमेंट है ये। दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दूध में, गन्ना में, चीनी में और एथेनॉल की आपूर्ति में देश में नंबर 1 स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। मतलब क्या दोस्तों, जितने कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान है वो डीबीटी के माध्यम से यूपी भेज रहा है और पहला राज्य है, ठीक। चलिए, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक। बजट 2023-24 से संबंधित प्रावधान, मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट, ये सब आप लिख सकते हैं दोस्तों, जो यूपी के मेंस का जो पेपर होता है ना दोस्तों, यूपी का पीसीएस का जो मेंस का पेपर होता है 5 और 6, जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रगति बैच में, हमारे ऐप पर चल रहा है ये बैच, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये पीएस पेपर 5 और 6 में हम लोग कोट कर सकते हैं अचीवमेंट में। देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर और राज्यों में अचीवर श्रेणी में शामिल हो गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट, ठीक है। सुदूर ग्रामों में विकास खंडों और कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस यहाँ पर क्या है, वो चल रही है, ठीक है। सुदूर गांवों को विकास खंडों से जोड़ना और कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, क्लियर। चलिए भाई, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है, ठीक है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने और नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में। नेक्स्ट, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग है, कृषि के बाद सबसे ज्यादा, और डिसेंट्रलाइज है, याद रखिएगा। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और राज्य में आधिकारिक रोजगार सृजन करने हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित। नेक्स्ट, विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, और प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है प्रस्तावित है, और ये आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 9.23% है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है, और ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्लियर। चलिए, उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग 2023-24, 29 नवंबर को यूपी सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित मांग का आकार 28,760 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व लेखा 19,046 और पूंजी लेखा 9,714.28 करोड़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट विशेष रूप से किसानों पर केंद्रित है, जिसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़, गन्ना किसानों को लंबित बकाया हेतु यूपी सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, क्लियर। इसके बाद फरवरी 2023 में यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का आकार 6.9 ट्रिलियन था। वर्तमान अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष के लिए बजट का आकार 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि वास्तविक आकार अब कितना है, तो 7.19 ट्रिलियन, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कुल मिला के। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राजकोषीय घाटा आपका बजट में क्या था 2022-23 के 3.96%, ठीक है, जो पेश किया गया था। और पुनरीक्षित जो बाद में फाइनल हुआ 3.97%, मतलब लगभग 4% ऑफ द जीडीपी का क्या था, राजकोषीय घाटा था। और 23-24 के लिए क्या बोला गया है, 3.48, मतलब 3.5% ऑफ जीडीपी जो है ये फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश में बजट में। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका यूपी बजट। ठीक, अब हम लोग भारत के बजट पर आ जाते हैं। अब देखिए भारत के बजट को मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप दोस्तों के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है टिक किया हुआ है। ठीक है, तो बजट 2023-24 आपको पता है दोस्तों, याद रखिएगा 2023-24 है। ठीक है, बजट 2023-24 मतलब ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया और ये 2023-24 के लिए था, मतलब 1 अप्रैल 2000 सॉरी एक आपका 2023-24 का मतलब क्या हुआ, बजट का मतलब ये हुआ आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले, ये आपका बजट होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, आर्थिक समीक्षा क्या होती है, वो बीते वित्तीय वर्ष के लिए होती है, तो 2022-23 के लिए। ये अंतर याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया। यह अमृत काल में पेश किया गया पहला बजट है। ठीक, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए उसको मैं बस आपको बता रहा हूँ। अमृत काल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन कौन सा? पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर दिलाना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन करना। तीसरा, बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं स्टार लगाऊंगा, बस यहाँ पर स्टार लगाया क्यों, क्योंकि 1 फरवरी को संसद में पेश हुआ, अमृतकाल का पहला बजट है। क्लियर? अब बेसिकली दोस्तों अमृतकाल जो भारत 100 वर्ष पूरे होंगे आजादी के, तब तक हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना, ये लक्ष्य है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसे पीएम विकास नाम दिया गया है और ये आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बजट में स्कीम्स को अलग से बता दीजिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बजट स्कीम्स ही होती हैं दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना, ये क्या है दोस्तों, ये इसका लक्ष्य है। पर्यटन में अपार संभावना का उपयोग, और चौथा, हरित विकास। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी दर कितनी है, तो लगभग 7% है दोस्तों। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बजट का आकार कितना था, देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, तो बजट का आकार 45,03,097 करोड़। बजट को ऑलरेडी बेटे मैंने दोस्तों वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आज रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, मैराथन रिवीजन, तो इसमें एक बार जल्दी जल्दी आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो 45,03,097 करोड़ का बजट है और कुल प्राप्तियां भी इतनी है, कुल खर्च भी इतना है। ठीक है, तो दोनों क्या बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है दोस्तों। जो अंतर है वो क्या है? अंतर कहलाता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, कितना है दोस्तों जीडीपी का? 5.9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17,86,816 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट ही है जो एग्जाम में आता है। कभी कभी राजस्व घाटा भी पूछ लिया है 2.9%, और प्राथमिक घाटा भी पूछ लिया है जीडीपी का 2.3%। क्लियर? याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब अमृतकाल देखिए लिखा है मैंने, आजादी के 75 वर्ष से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीडीपी का 3.5% तक घाटा रखने की अनुमति होगी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं रुपए कहाँ से आता है।
तो सपोज करिए 100 रुपए है कि इनकम है, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 100 रुपए मान लेंगे तो 100 संख्या आ जाएगी। तो 100 रुपए मान लीजिए इनकम है आती है, तो उधार से कितनी आ रही है तो 34 रुपए, जीएसटी से कितनी आ रही है तो 17 रुपए, निगम कर से कितनी आ रही है तो 15 रुपए, आयकर से कितनी आ रही है तो 15 रुपए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों ये 4 क्रम में लगाने को आता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर, पहले उधार, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर इनकम टैक्स। ठीक, चलिए अब रुपए कहाँ जाता है दोस्तों, कहाँ जाता है तो इसमें देख लेते हैं। ब्याज अदायगी 100 रुपए मान लीजिए क्या है खर्च करना है, तो 100 रुपए में से 20 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है ब्याज अदायगी में। करों शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18 रुपए, 100 में से 18 रुपए। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 100 में 17 रुपए, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण तो 9 रुपए। तो ये क्रम टॉप 4 याद रखिएगा आप सभी लोग, इनकम में भी और एक्सपेंडिचर में भी। ब्याज अदायगी, करों शुल्कों में राज्य का हिस्सा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और वित्त आयोग और अन्य अंतरण, ये एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक, चलिए बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं हैं, विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, तो उनको सप्तर्षि नाम दिया गया है। ठीक है, सप्तर्षि मतलब समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। याद रखिएगा इनके नाम एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेम पेज रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए समावेशी विकास में कृषि के लिए देखिए जो ब्लू से है बेटा बस वही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ठीक, सरसरी निकाल से एक बार देखते चलिए। इसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड स्थापित किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न का नाम बजट भाषण में लिया। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्री अन्न मतलब मोटे अनाज को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी, ये भी याद रखिएगा। सब देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखिएगा। क्लियर, चलिए 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, चलिए स्वास्थ्य शिक्षा कौशल वर्धन 2023-24 के बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता का सृजन किया जाएगा और 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय याद रखिएगा। क्लियर, ठीक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तो आकांक्षित जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए 500 आकांक्षी ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम सरकार शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह, इनको हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं, कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगले 3 वर्षों में इस मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल है दोस्तों, तो संख्या याद रखिएगा, एग्जाम में आता है दोस्तों। क्लियर, कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66.5% की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। भारत साझा पुरालेख निधान अर्थात भारत श्री
एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50% ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। ठीक है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, जो अब तक के इतिहास का रेलवे का सर्वाधिक आवंटन है दोस्तों, तो 2.4 लाख इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ तक हो गया। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार। ठीक। नेक्स्ट, शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। ठीक है। इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? ठीक है। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट दोस्तों, सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। बेसिकली कर्मयोगी मिशन सिविल सेवकों की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और आई गॉट कर्मयोगी उसी का डिजिटल प्रारूप है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। ठीक। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापारिक सुगमता बढ़ाने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा। 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। ठीक। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर? हरित विकास, पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया गया। मिशन लाइफ पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को आंदोलन देने के लिए है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 19,700 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाया जाएगा। ठीक। इसकी मदद से जीवाश्म ईंधन की आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। ठीक। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे स्टार लगाया दोस्तों, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम प्रणाम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने पहले लिख दिया है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। ये आप लोग को याद रखना है, भूलना नहीं आ सकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूछ सकता है आपसे कि 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र किस योजना के तहत स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? गोवर्धन। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका युवा शक्ति। इसमें क्या है दोस्तों? पीएम कौशल विकास मिशन 4.0 शुरू किया जाएगा। ठीक है।
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यटन चुनौती मोड के माध्यम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की गई। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दोस्तों, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकती है वाइब्रेंट विलेज। क्लियर? चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए अब राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। याद रखिएगा, यूनिटी मॉल बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, जो वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में कार्य करेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में उनके डेटा दूतावास की स्थापना होगी। गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर? चलिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ये घोषणा सरकार ने बजट में की है। अब देखिए टू द पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल फोन का उत्पादन 2,75,000 करोड़ के मूल्य से पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 31 करोड़ मोबाइलों का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है। ये मैंने आपको इंडेक्स वाली कल की वीडियो में बताया था, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो रहेगा और वो कल के भी वीडियो रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देख डालिएगा जरूर। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई, जो क्या है। 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ, टॉयलेट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद ट्रांसफर। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर कितनी हो गई है, 1.97 लाख रुपीज हो गई है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए व्यक्तिगत आयकर की बात करें तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। ये बहुत बड़ी घोषणा थी दोस्तों, इस बार के बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब टैक्स में स्लैबों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, वो घटाकर कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पहले क्या थी दोस्तों, पहले आपके 6 थी। ठीक, और कर छूट की जो सीमा है वो 3 लाख रुपए तक कर दी गई है, ये बात आप लोग को नोट रखना है। 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 रुपए तक मानक कटौती अनुमन्य है। ठीक,
नई व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। क्लियर? चलिए भाई, अब देखिए बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च कितना किया गया है। तो पीएम आवास योजना सबसे ज्यादा 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, मनरेगा 60,000 और पीएम किसान 60,000 करोड़। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, अब बजट 2023-24 में प्रमुख मदों पर व्यय में तो परिवहन पर सबसे ज्यादा 5,17,034 करोड़ रुपए व्यय हुआ, फिर रक्षा, फिर ग्रामीण विकास, फिर शिक्षा पर। ठीक। अब विभिन्न मंत्रालयों में सबसे ज्यादा व्यय जो हुआ है वो आपका रक्षा मंत्रालय में 5.94 और फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.7 और फिर रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण। क्लियर? चलिए, अब देख लेते हैं दोस्तों, आपका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों टीबी उन्मूलन का। पहले तो काला अजहर को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तक। ठीक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2023 तक बनेंगे। कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 रखा है। ठीक है। चलिए, सबके लिए आवास मुहैया कराना पहले 2022 तक निर्धारित था, अब 2024 तक है। ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल स्वच्छ आपूर्ति हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक करने का लक्ष्य है। ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 2030 तक का लक्ष्य है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ठीक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पूर्ण रूप से मलेरिया से उन्मूलन का लक्ष्य 2030। ठीक है। एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलगाड़ी बनाने का निर्णय 2020 तक लेने 2020 तक रेल को क्या करना है, नेट कार्बन जीरो इमिशन करना है 2030 तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य क्या है, 2070 तक नेट जीरो करना भारत को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा दोस्तों केंद्रीय बजट। इससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से। जहां मैंने मार्क किया है, गोला लगाया है, उसको जरूर करके जाइएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कृषि और खनिज डाटा। ठीक है। तो कृषिगत उत्पादन 2021-22 के देखिए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो है, उसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़े राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन। ठीक है। तो सबसे पहले चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, यूपी आपका सेकंड पर है, पश्चिम आपका पंजाब आपका थर्ड पर है। ठीक है। क्लियर? गेहूं की बात करें, यूपी नंबर 1 पे, एमपी फिर पंजाब। केवल नंबर 1 वाला देखिएगा, नीचे वाला दो एक बार पढ़ लीजिएगा। मक्का तो कर्नाटक नंबर 1 पे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सेकंड थर्ड पे। ज्वार कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ज्वार कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक को याद रखिए। बाजरा में राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा। ठीक है। कर्नाटक कुल मोटे अनाज या अनाज में कर्नाटक आपका सबसे ऊपर है, फिर राजस्थान है, फिर आपका महाराष्ट्र है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तूर या अरहर में महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका नंबर 1 पे। चना में महाराष्ट्र आपका नंबर 1 पे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान। क्लियर? चलिए, कुल दालों में मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। कुल खाद्यान्न में यूपी आपका नंबर 1 पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी का एग्जाम ही है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिलहन की बात करें तो मूंगफली गुजरात का, तिलहन में आपका मूंगफली गुजरात नंबर 1 पर, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। रेपसीड और सरसों राजस्थान नंबर 1 पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। ठीक है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, सोयाबीन देख लेते हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरजमुखी कर्नाटक नंबर 1 पे, तेलंगाना उड़ीसा।
कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर, ठीक है। कुल तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य फसलों में। गन्ना की फसल में यूपी नंबर 1 पर, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। कपास में गुजरात नंबर 1 पर, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, ठीक है। चलिए 720 पिक्सल पे सेलेक्ट करिएगा, सब दिखेगा। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल आपका नंबर 1 पर, जूट और मेस्ता में कौन आपका नंबर 1 पर है तो पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर बिहार, ठीक। अब बात कर लेते हैं आलू की, तो आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, फिर आपका पश्चिम बंगाल और फिर आपका बिहार, ठीक है। प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। प्याज में महाराष्ट्र नंबर 1 पर, आलू में यूपी, जूट में पश्चिम बंगाल। नारियल में केरल नंबर 1 पर है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, ये साउथ के तीनों स्टेट है। काजू में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कुल फल की बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका दोस्तों क्या है नंबर 1 पर, महाराष्ट्र, फिर यूपी। कुल सब्जियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, फिर यूपी, फिर एमपी। मसाले में एमपी नंबर 1 पर, राजस्थान, गुजरात। सुपारी में कर्नाटक नंबर 1 पर, ठीक है, फिर केरल, फिर असम। नंबर 1 आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बात नोट कर लीजिए। कोकोआ में आंध्र प्रदेश आपका नंबर 1 पर है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम लोग आ जाते हैं अब। हम लोग ने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फसल उत्पादकता भी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है। तो फसल उत्पादकता में दोस्तों देखा जाए तो भारत और विश्व में तो उच्चतम उत्पादकता धान में किसकी है तो पंजाब की है, ठीक है। गेहूं में किसकी है तो पंजाब की है, ठीक। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर है। चलिए अब कृषि उत्पादन हम लोग विश्व का देख लेते हैं। तो विश्व में देखिए ज्यादातर में चीन ही आगे है, तो चावल में, गेहूं में, ठीक है, चीन चीन। सेकंड नंबर पे भारत। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ठीक है, फिर ब्राजील, ठीक है। फिर जौ में रूस नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ठीक है। जहां जहां भारत आपका पहले दूसरे पे है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए ज्वार में देखिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया और भारत नंबर 3 पर है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। दलहन में दोस्तों भारत नंबर 1 पर है, पोलैंड नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर। मूंगफली छिलका युक्त में चीन नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, ठीक है। मस्टर्ड सीड में नेपाल, रूस, कनाडा। सोयाबीन में दोस्तों ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत। भारत 5वें नंबर पर है, लेकिन सोयाबीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए सूरजमुखी बीज में यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना, ठीक है। तो आपका 3 है ये, याद रखिएगा। गन्ना में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर और चीन आपका नंबर 3 पर। कपास बीज में भारत नंबर 1, चीन नंबर 2, ब्राजील नंबर 3। तो कपास बीज भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए जूट में भारत नंबर 1 पर दोस्तों, बांग्लादेश नंबर 2 पर और उज्बेकिस्तान नंबर 3 पर। आलू में दोस्तों चीन नंबर 1, भारत नंबर 2। प्याज सूखी में भारत नंबर 1, चीन नंबर 2, मिस्र 3, ठीक है। टमाटर में चीन नंबर 1, भारत 2। सेब में चीन 1, तुर्की सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, फिर 5वें नंबर पर भारत। केला में भारत नंबर 1 है दोस्तों, चीन, फिर इंडोनेशिया। नारियल फूल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। तीसरे नंबर पे भारत है। अब बात करें अंगूर में तो चीन, इटली, स्पेन। संतरा में ब्राजील, भारत सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। चुकंदर में रूस, फ्रांस, यूएसए। मसाले में भारत नंबर 1 पर है, आप पूरे विश्व में आप लोग को पता है। वास्को डी गामा 1498 में आया था, काली मिर्च के व्यापार से 64 गुना मुनाफा कमाया था, आप लोग को पता है, मसाले से, वेरी इंपॉर्टेंट। चाय चीन, भारत नंबर 1 पर, सॉरी चीन नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, ठीक। कॉफी में ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया, ठीक है। तो तंबाकू में चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, ठीक है। और कोकोआ बीन्स में कोटे दी आइवर, गाना। कल हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन में ये प्रश्न भी किया था, ठीक है। तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया। रबर प्राकृतिक में थाईलैंड नंबर 1 पर है, इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर चीन, फिर भारत। रबर में 5वें नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे थाईलैंड। कुल दूध में दोस्तों भारत नंबर 1 पर, यूएसए सेकंड और पाकिस्तान थर्ड।
ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? आप दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए प्रमुख प्रमुख आपके खनिज प्रमुख आपके खनिज भंडारण आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उत्पादन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भंडारण एक बार तलछी निगाह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेनली आपका देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है, याद रखिए, एक बार तलछी निगाह से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एस्बेस्टस राजस्थान, ठीक है। बायराइट आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट उड़ीसा, इसमें तीनों देख लीजिएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ठीक। फिर क्रोमाइट में फिर उड़ीसा है दोस्तों, ठीक है। जहां जहां स्टार लगा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर उसमें ही आप लोग को देखना है। कोयला झारखंड नंबर 1 पर, उड़ीसा नंबर 2 पर और छत्तीसगढ़ नंबर 3 पर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट में फिर से उड़ीसा आपका नंबर 1, झारखंड, नागालैंड। ताम्रस्क में राजस्थान, झारखंड और एमपी, ठीक है। हीरा में दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर? मध्य प्रदेश का पन्ना वेरी इंपॉर्टेंट हीरे के उत्पादन के लिए, ठीक है। स्वर्ण कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तो कर्नाटक से इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश, JNK, झारखंड। लॉ एस मैग्नेटाइट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और हेमेटाइट में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। लेड में राजस्थान नंबर 1 पर। जिंक में कौन? तो ये भी राजस्थान है नंबर 1 पर। मैग्नेसाइट में उत्तराखंड है, मैग्नीज में उड़ीसा है, तो मैग्नीज इंपॉर्टेंट है। निकल की बात करें तो निकल भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकल, ठीक है। कच्चा तेल की बात करें तो असम, गुजरात, राजस्थान सबसे आगे, लेकिन अपतटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र या ऑफशोर होते हैं, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस में सेम ऑफशोर ही सबसे आगे हैं, लेकिन उसमें असम है राज्यों में, ठीक है, सबसे नंबर 1 पर। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस दोनों में। फिर कच्चा तेल में गुजरात, राजस्थान, प्राकृतिक गैस में आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर चांदी गैस की बात करते हैं तो राजस्थान नंबर 1 पर, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड, ठीक है। इतना याद रखिएगा। डोलोमाइट MP नंबर 1 पर, आंध्र प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब खनिज उत्पादक शीर्ष राज्यों की बात करें, ठीक है, तो उत्पादक में दोस्तों सेम वही चीज, बॉक्साइट आपके लिए उड़ीसा, बायराइट आपके लिए आंध्र प्रदेश, जो आपका परसेप्शन था, ठीक है। बायराइट आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। बॉक्साइट आपका उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़, ठीक है। क्रोमाइट में उड़ीसा, कोयला में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। लिग्नाइट में तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ग्रेफाइट में उड़ीसा, ठीक है। ये हम लोग देख क्या रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, सभी लोग ध्यान दीजिए। हम लोग उत्पादक देख रहे हैं और यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस टेबल को, ठीक है। भंडारण मैंने बता दिया है, लेकिन भंडारण उतना आता नहीं है दोस्तों, उत्पादक ही आपसे पूछता है, ठीक है। ग्रेफाइट में उड़ीसा नंबर 1, फिर तमिलनाडु, फिर झारखंड। जिप्सम में दोस्तों राजस्थान नंबर 1, फिर गुजरात। लाइमस्टोन में राजस्थान नंबर 1 है दोस्तों, MP है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मैग्नेसाइट में तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक। मैग्नीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अब्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अब्रक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, ठीक है। कच्चा तेल में दोस्तों राजस्थान, गुजरात, असम। प्राकृतिक गैस में असम, राजस्थान, त्रिपुरा। तो याद रखिएगा, राजस्थान कच्चा तेल में, प्राकृतिक गैस में आपका असम है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं क्वार्ट्स, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। कैडमियम की बात करें राजस्थान, ताम्ररस की बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। स्वर्ण की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पर, लॉयस में उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ कर्नाटक फर्स्ट सेकंड थर्ड, चांदी में राजस्थान नंबर 1 पर है और कर्नाटक। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा भारत के खनिजों का प्रमुख उत्पादन, याद रखिएगा। पहला राज्य तो आपको जरूर पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए प्रमुख खनिज भंडारण की बात करें तो खनिज भंडारण देख लीजिए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैंने बोला उत्पादन। ठीक है, बायराइट में ईरान नंबर 1 पर है, भारत आपका तीसरे पर। जहां भारत टॉप 3 में होगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोमियम में बात करिए तो क्रोमियम में आपका कजाकिस्तान नंबर 1 पर है, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर भारत। क्लियर। कोयला में बात करें तो कोयला तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया। कोयला आपका तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद सिलेक्टेड की बात करेंगे। तांबा में इंपॉर्टेंट है चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। ठीक है, हीरा में इंपॉर्टेंट है रूस, बोत्सवाना और कांगो, किशानशा भी से बोलते हैं। और स्वर्ण भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, ग्रेफाइट तुर्की, ब्राजील और चीन। लॉयस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस। ठीक है, लेड में ऑस्ट्रेलिया, जिंक में ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, निकल में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेट्रोलियम क्रूड में वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राकृतिक गैस में रूस, ठीक है, ईरान और कतर, ये प्राकृतिक गैस में है। चांदी में पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चीन। टंगस्टन में चीन, रूस और वियतनाम। और प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन। यही आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, भंडारण बहुत नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया। अब एल्यूमिनियम में बात करें तो चीन नंबर 1 पर दोस्तों, भारत नंबर 3 पर, रूस नंबर 2 पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एस्बेस्टस रूस, कजाकिस्तान, चीन। बायराइट की बात करें चीन, भारत और मोरक्को। ठीक है, चीन, भारत और मोरक्को, याद रखिएगा, चीन, भारत और मोरक्को। क्लियर। चलिए बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन, ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन। ठीक, कैडमियम की बात करें तो चीन, कोरिया और जापान, चीन, कोरिया और जापान। इंपॉर्टेंट जो है उसी पे स्टार लगा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बॉक्साइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन। ठीक है, सीमेंट की बात करें दोस्तों तो चीन, भारत और वियतनाम। ठीक है, याद रखिएगा सीमेंट में ज्यादातर में चीन, खनिज और कृषि दोनों में ही नंबर 1 पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रोमियम अयस्क का। दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की। इसका नया नाम तुर्की हो गया है। ठीक है, तुर्की है। क्लियर। कोयला और लिग्नाइट वेरी इंपॉर्टेंट, चीन नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, इंडोनेशिया नंबर 3 पर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत और चीन के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कोबाल्ट की बात कर लेते हैं तो कांगो, रूस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, रूस और ऑस्ट्रेलिया। कल मैंने अफ्रीका आपको पढ़ाया भी था, उसमें दिखाया भी था कांगो आपको कहाँ पर है। ठीक है, तांबा की बात करें तो चिली, पेरू, कांगो। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों तांबा। चिली की क्यूटी टमाटर खान बहुत प्रसिद्ध है। हीरा हीरा दोस्तों रूस, बोत्सवाना और कनाडा। वेरी इंपॉर्टेंट हीरा के लिए। ठीक है, स्वर्ण चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया, नोट रखिएगा, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ग्रेफाइट की बात करें तो चीन, मेडागास्कर, ब्राजील। जिप्सम में देखिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और स्पेन। लॉयस को वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर, चीन, फिर आपका ब्राजील। ठीक है, लेड चीन, जिंक चीन, मैग्नेटाइट चीन। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, गैबन चीन। निकल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस। पेट्रोलियम क्रूड में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और सऊदी अरब। और प्राकृतिक गैस में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ईरान। ठीक, चांदी में बात करें इंपॉर्टेंट है मैक्सिको, चीन और पेरू। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है दोस्तों, मैक्सिको, चीन और पेरू। ठीक, टंगस्टन की बात करें तो चीन नंबर 1, वियतनाम, रूस। ठीक, पेंटोनाइट में यूएसए, भारत नंबर 2 पे है दोस्तों।
और चीन। फेल्सपार में तुर्की नंबर 1, भारत नंबर 2, ईरान, और प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा आर्थिकी मैंने कंप्लीट कराया। हम लोगों ने यूपी बजट किया, केंद्रीय बजट किया, उनकी प्रमुख योजनाओं को किया और कृषि और खनिज डेटा सब कुछ कर लिया, वो भी 1 घंटे से कम समय में दोस्तों। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा 2 बार, सारे के सारे चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, ठीक है। और आप सभी लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का दिन और भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज रात में सभी लोग जुड़िए जीएस के संपूर्ण रिवीजन की क्लास में। थैंक यू।